Please subscribe our channel and also press the bell icon for more updates. एक बार फिर आपका हमारे YouTube चैनल RK क्लासेज कैंचिया में स्वागत है। हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसके 2 पार्ट्स हम पहले पढ़ चुके हैं और ये सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट हमारा रहेगा, जिसमें हम कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं कालीबंगा सभ्यता। आप वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। कालीबंगा ये राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। हनुमानगढ़, राजस्थान। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? नदी घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। बाएं किनारे पर। और इसकी खोज 1953 में अमनानंद घोष द्वारा की गई। 1953 में इतिहासकार अमनानंद घोष के द्वारा इसकी खोज है वो की गई। अब है इसका उत्खनन। कालीबंगा का जो उत्खनन किया गया है, खुदाई की गई, वो 1961 में की गई। किसके द्वारा की गई? 2 व्यक्ति थे। नंबर 1 बीवी लाल और दूसरा व्यक्ति था बीके थापर। बीके थापर। कई बार यहाँ पर अपने बीबी लाल भी बोल देते हैं, तो वैसे वास्तव में तो बीवी लाल सही है, लेकिन अगर आपके विकल्प के अंदर बीबी लाल आता है तो वो भी सही है। तो बीवी लाल का जो पूरा नाम है वो बनता है ब्रिजवासी लाल। और बीके थापर का बाल कृष्ण थापर। ये जानकारी के लिए आपको याद रखना है। अब हम देखेंगे कालीबंगा सभ्यता का जो विस्तार है वो किस प्रकार से था। ये घग्गर नदी है और इसके कौन से किनारे पर? बाएं किनारे पर। तो ये इसका बायां किनारा हुआ। अब ये जो नगर है ये 2 भागों में बंटा हुआ था। पश्चिमी टीला और दूसरा था निचला नगर। निचला नगर। यहाँ पर वही
पक्की ईंटों के चबूतरे बने हुए थे जिन पर महिलाएं अनाज है वो साफ किया करती थी। तो यहाँ से गेहूं व जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। जौ के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं चबूतरों से। और इस पश्चिमी टीला को कालीबंगन प्रथम भी कहा जाता है। कालीबंगन प्रथम। इस सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता का जो पश्चिमी भाग है या पश्चिमी टीला है, इसको कालीबंगन प्रथम कहा जाता है। और यहाँ जो दुर्ग बना हुआ था, इस प्रकार पश्चिमी टीले पर दुर्ग स्थित था। और जो भी हमें सभ्यता प्राप्त हुई है, स्थल प्राप्त हुए हैं, उसमें कालीबंगा ही एक ऐसा स्थल है जिसमें दुर्ग को दो भागों में यहाँ से बांटा गया है। इसके बीचों बीच एक दीवार निकाली गई है। चौड़ाई के अंदर एक दीवार का निर्माण किया गया है। दीवार यानी दुर्ग का द्विभागीकरण किया गया है, दो भागों में बांटा गया है। दुर्ग का द्विभागीकरण करने वाला ये एकमात्र स्थल है कालीबंगा। अब इसके ये जो दुर्ग है, इसके चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार थी सुरक्षा के लिए। कच्ची ईंटों की दीवार बनी हुई थी सुरक्षा के लिए। और ये जो नगर था, यहाँ पर आबादी, सामान्य लोग हैं वो निवास करते थे। और यहाँ की जो सड़कें थी वो समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। अब ये जो नगर है, इसके चारों ओर भी एक दीवार कच्ची ईंटों की बनाई गई थी। यानी हम कह सकते हैं नगर के चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार थी। कच्ची ईंटों की दीवार। तो ये इसकी कालीबंगा की स्थिति थी। इस प्रकार दो भागों में इस नगर का विभाजन था, पश्चिमी टीला और निचला नगर। इसके बाद में हमें यहाँ से क्या क्या सामग्री है वो प्राप्त होती है। यहाँ से हमें जूते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए। जूते हुए खेत के साक्ष्य एक साथ दो फसल उगाई जाती थी। एक साथ दो फसल उगाई जाती थी। यानी इस प्रकार हमें खुदाई में, जैसे मान लो एक फसल तो इस प्रकार बो दी गई और दूसरी इस प्रकार, इसको हम कहेंगे ग्रिड प्रणाली। तो कालीबंगा में हमें ग्रिड प्रणाली यानी कृषि की जो ग्रिड प्रणाली है, इसका भी हमें साक्ष्य प्राप्त होता है। ग्रिड प्रणाली का हमें साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त होता है। इसके बाद यहाँ पर हमें भूकंप आने के संकेत भी प्राप्त हुए हैं। भूकंप के साक्ष्य यहाँ से प्राप्त होते हैं। और बेलनाकार तंदूर, कालीबंगा से हमें प्राप्त होते हैं। और यहाँ के जो भवन बने हुए थे, एक बार इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। देखो, कालीबंगा
हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है। नदी घग्गर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। खोज 1953 में अमनानंद घोष के द्वारा की गई। उत्खनन 1961 में बीवी लाल यानी ब्रिजवासी लाल और बीके थापर बाल कृष्ण थापर द्वारा इसका जो उत्खनन है वो किया गया। अब इस सभ्यता स्थल को दो भागों में बांटा गया, पश्चिमी टिल्ला और निचला नगर। यहाँ पर प्रशासनिक लोग हैं वो निवास करते थे, सैनिक लोग निवास करते थे और इसकी सुरक्षा के लिए चारों ओर कच्ची ईंटों की दीवार बनाई गई थी, सुरक्षा भित्ति बनाई गई थी। और कालीबंगा में ही एक ऐसा दुर्ग प्राप्त हुआ है जिसको दो भागों में बांटा गया है, एक दीवार निकाली गई है और इस दुर्ग से इस दुर्ग में आने के लिए यहाँ पर सीढ़ियाँ बनाई गई है। तो ये एकमात्र सभ्यता स्थल है जहाँ दुर्ग का द्विविभाजीकरण किया गया है। इसके बाद यहाँ पर जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। एक साथ दो फसल उगाई जाती थी। भूकंप के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। बेलनाकार तंदूर। अब इसके साथ ही यहाँ से हमें फिर यहाँ के जो भवन है वो कच्ची ईंटों के बने हुए थे। कालीबंगा के भवन कच्ची ईंटों के बने हुए थे। और यहाँ की जो ईंट थी, ईंट जो यहाँ से प्राप्त होती है वो अलंकृत ईंट प्राप्त होती है। अलंकृत ईंट हमें यहाँ से कालीबंगा से प्राप्त होती है। और बाद में यहाँ से बेलनाकार मोहरें प्राप्त होती है। बेलनाकार मोहरें हमें यहाँ से प्राप्त होती है। तो ये थी कालीबंगा। और इसके बाद हम अब है चनहूदड़ो। ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में यहाँ की खोज चनहूदड़ो की जो खोज है वो 1934 में एनसी मंजूमदार द्वारा की गई। यहाँ का जो उत्खनन है, उत्खनन 1935 में अर्नेस्ट मेके द्वारा किया गया। अर्नेस्ट मेके द्वारा यहाँ का उत्खनन है वो किया जाता है। यहाँ से हमें कौन कौन सी सामग्री प्राप्त होती है? सामग्री एक तो हमें यहाँ से मनके बनाने के कारखाने प्राप्त होते हैं। मनके बनाने के कारखाने, चनहूदड़ो से हमें प्राप्त होते हैं। और दूसरा, यहाँ से व्यापारिक बंदरगाह प्राप्त होता है। व्यापारिक बंदरगाह प्राप्त होता है। इससे हमें लगता है कि यहाँ से व्यापार है वो किया जाता था। और
यहाँ की जो ईंटें हैं, यानी यहाँ के जो भवन बने हुए हैं ईंटों के, वो ईंट है वो वक्राकार ईंट प्राप्त होती है। कालीबंगा से हमें अलंकृत ईंट प्राप्त होती है और चनहुदड़ो से हमें वक्राकार ईंट प्राप्त होती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी हमें सिंधु घाटी का कौन सा स्थल है जहाँ से हमें वक्राकार ईंट है वो हमें प्राप्त होती है, और कौन सा स्थल है जहाँ से हमें अलंकृत ईंटें प्राप्त होती है। चनहुदड़ो के बाद हम देखेंगे गुजरात का स्थल लोथल। लोथल ये गुजरात राज्य में स्थित है। इसकी खोज 1957 में एस.आर. राव द्वारा की गई। एस.आर. राव द्वारा इसकी खोज की गई। इसे यानी लोथल को लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। लोथल को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। लोथल को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। ये जो लोथल है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। भोगवा नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के? भोगवा नदी के किनारे ये स्थित है। यहाँ पर हमें जहाज़ों का गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। जहाज़ों का गोदीवाड़ा प्राप्त होता है, जिसे हम छोटा बंदरगाह भी कहते हैं। छोटा बंदरगाह भी कहते हैं। और इसका अन्य नाम डॉकयार्ड, इसे डॉकयार्ड भी कहा जाता है। और ये जो गोदीवाड़ा है ये विश्व का सबसे प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। यहाँ से जो गोदीवाड़ा हमें प्राप्त होता है यह विश्व का, ऊपर लिख देता हूँ मैं, यहाँ से विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा हमें प्राप्त होता है। विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा प्राप्त होता है। अब गोदीवाड़ा प्राप्त होता है इसका मतलब यहाँ पर दूसरे जो सभ्यता थी, दूसरे जो देश थे, वहाँ से व्यापार किया जाता था। तो व्यापार के जो हमें साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो है फारस की मोहर हमें लोथल से प्राप्त होती है। फारस की मुहर हमें कहाँ से प्राप्त होती है? लोथल से प्राप्त होती है। और भारत में
भारत में चावल के प्रथम साक्ष्य हमें लोथल से प्राप्त होते हैं। चावल प्राप्ति के प्रथम साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। और घोड़े का एक दांत, घोड़े का ऊपरी दांत हमें लोथल से प्राप्त होता है। तो ये है लोथल गुजरात में, यानी इसको हम देखेंगे लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। इसकी खोज 1957 एस.आर. राव के द्वारा की गई। इसे हम इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हमने मोहनजोदड़ो का सिंधी भाषा में अर्थ पढ़ा था, मृतकों का टीला। तो अगर उसमें मोहनजोदड़ो की जगह ऑप्शन में लोथल आ जाता है तो इसका राइट आंसर लोथल होगा, यानी इसे भी मृतकों का टीला कहा जाता है। और कौन सी नदी के किनारे? ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से हमें जहाज़ों का गोदीवाड़ा या छोटा बंदरगाह हमें प्राप्त होता है, जिसे हम डाक यार्ड भी कहते हैं। और ये जो गोदीवाड़ा है ये विश्व का प्राचीनतम गोदीवाड़ा है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ से क्वेश्चन बनता है। फारस की मोहर है वो हमें यहाँ से प्राप्त होती है, इसका मतलब यहाँ से व्यापार होता था। भारत में चावल का जो सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त होता है वो लोथल से प्राप्त होता है। और घोड़े के साक्ष्य के रूप से हमें यहाँ से घोड़े का ऊपरी दांत है वो प्राप्त होता है। अब है बनवाली। ये बनवाली है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। हरियाणा में है। इसकी खोज बनवाली की खोज 1973-74 में R.S. बिष्ट द्वारा की गई। और यहाँ से हमें जो सामग्री प्राप्त होती है, सामग्री एक तो हमें यहाँ से धावन पात्र प्राप्त होता है। धावन पात्र ये क्या होता है? ये वाश बेसिन जिसको हम किचन वगैरह में हाथ धोने के लिए काम में लेते हैं। धावन पात्र है वो हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है। कालीबंगा से हमें 7 अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है। इसी प्रकार बनवाली से भी हमें अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है। इससे हमें पता चलता है कि वो लोग यज्ञ वगैरह धार्मिक अनुष्ठान किया करते थे। और यहाँ से मिट्टी का बना हुआ हल भी हमें प्राप्त होता है। मिट्टी का बना हल। अब है रोपड़। रोपड़ पंजाब में स्थित था। पंजाब के अंदर। और इसकी खोज 1950 में, इसकी खोज 1950 में बीवी लाल द्वारा की गई। बीवी लाल यानी ब्रिजवासी लाल के द्वारा इसकी खोज है वो रोपड़ की खोज की गई। इसका आधुनिक नाम या वर्तमान में इसका जो नाम है, रोपड़ का वर्तमान नाम रूपनगर है।
वर्तमान नाम रूपनगर है। और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद में ये उत्खनन होने वाला प्रथम स्थल है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन होने वाला स्थल कौन सा है? रोपड़, पंजाब में। और यहाँ से मनुष्य के शव के साथ एक कुत्ते को दफनाए होने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। मनुष्य के शव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य भी प्राप्त होता है। तो देखो, हम देखेंगे बनवाली हरियाणा के अंदर है। इसकी खोज 1973-74 में RS बिष्ट द्वारा यहाँ से जो सामग्री प्राप्त होती है, दावन पात्र बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जाता है। अग्नि वेदिकाएँ, मिट्टी का बना हल हमें है जो बनवाली से प्राप्त होता है। फिर है रोपड़, पंजाब। खोज इसकी 1950 में बीवी लाल द्वारा की गई। वर्तमान में इसको रूपनगर कहते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सर्वप्रथम उत्खनन होने वाला स्थल कौन सा है? रोपड़। मनुष्य के शव के साथ कुत्ते को दफनाने के साक्ष्य भी हमें रोपड़ से प्राप्त होते हैं। अब है धौलावीरा। धौलावीरा स्थल भी गुजरात में स्थित है। धौलावीरा कौन से राज्य में है? गुजरात में। इसकी खोज किसके द्वारा की गई? खोज 1967-68 में जगपति जोशी द्वारा। जगपति जोशी द्वारा धौलावीरा की खोज की गई। यहाँ से हमें एक खेल स्टेडियम प्राप्त होता है। खेल स्टेडियम प्राप्त होता है और यहीं से ही हमें 16 जलाशयों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। 16 जलाशयों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इससे पता चलता है कि यहाँ के जो लोग हैं वो जल का संचय करते थे। जल का जो भविष्य के लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए इन्होंने 16 जलाशयों का यहाँ पर निर्माण करवाया। और यहाँ से हमें पॉलिशदार पाषाण खंड भी प्राप्त होते हैं। पॉलिशदार पाषाण खंड भी प्राप्त होते हैं। और धौलावीरा एक ऐसा स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ है। यानी
एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्थल है जो 3 भागों में बंटा हुआ है। अब 3 भाग कौन कौन से देखो, बाकी जो स्थल है वो 2 ही भागों में, एक तो हो गया दुर्ग पश्चिमी टीला और दूसरा है निचला नगर पूर्वी टीला। धौलावीर है वो 3 भागों में बटा हुआ है, मध्य नगर दुर्ग, मध्य नगर और निचला नगर। अब हम देखेंगे गुजरात में ही एक स्थल सूरकोटड़ा। कहाँ पर है ये? गुजरात में, गुजरात राज्य में स्थित है। और यह इस स्थल से हमें सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के प्रमाण हमें सूरकोटड़ा से प्राप्त होते हैं। और घोड़े की हड्डियाँ हमें यहाँ से, या अस्थियाँ हमें प्राप्त होती है। घोड़े की हड्डियाँ और कलश शवाधान की प्राप्ति भी हमें सूरकोटड़ा से होती है। और एक यहाँ से तराजू का पलड़ा प्राप्त होता है। तराजू का पलड़ा, इससे पता चलता है कि यहाँ के लोग हैं वो वस्तुओं को खरीदने से पहले और बेचने से पहले तोला करते थे। और सिंधु घाटी सभ्यता से जो हमें बाट के साक्ष्य प्राप्त होते हैं वो 1 किलो से शुरू होता था, 1 से, फिर 2, 4, 8, 16, 32 बाटों का ये क्रम था। बहुत सी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है भी सिंधु घाटी सभ्यता में बाटों का जो क्रम था, संख्या प्रणाली थी, वो किस प्रकार थी। तो 1 से आपको शुरू करना है, ऐसे नहीं भी 2, 4, 8, 1 से इसकी शुरुआत होती है और ये डबल होता जाता है। सूरकोटड़ा के बाद में यही लिख देते हैं, एक छोटा सा स्थल है रोजदी। ये भी कहाँ है? गुजरात में। ये भी स्थल है वो गुजरात में है। यहाँ से हमें हाथी के अवशेष प्राप्त होते हैं, हाथी के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके बाद में राखी गढ़ी, राखी गढ़ी हरियाणा में स्थित है। हरियाणा के अंदर। और राखी गढ़ी सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सैंधव सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ से हमें तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। तांबे की कुल्हाड़ी प्राप्त हुई है। और इसकी जो खोज है, खोज राखी गढ़ी की खोज सूरजभान द्वारा की गई है।
सूरजभान द्वारा की गई है। राखीगढ़ी के बाद में एक छोटा सा स्थल हरियाणा में है कुणाल, लेकिन परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कुणाल कहाँ पर है? ये हरियाणा में। यहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। बहुत बार पूछा जाता है भी कौन सा सिंधु सभ्यता स्थल है जहाँ से हमें चांदी के 2 मुकुट प्राप्त होते हैं, तो कुणाल हरियाणा के अंदर। कुणाल के बाद में है मांडा। मांडा आप जानते ही हो, जम्मू कश्मीर में, ये जम्मू एंड कश्मीर में, और ये चनाब नदी के किनारे स्थित है। चनाब नदी के किनारे, और सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तर में स्थित स्थल है ये। सबसे उत्तर में स्थित स्थल, एक नाम आता है मांडी। कई बार ये पूछा जाता है मांडी स्थल। मांडा को तो सभी जानते हैं क्योंकि ये बार बार इसको पढ़ा जाता है, सबसे उत्तर में स्थित स्थल है, लेकिन मांडी के बारे में भी आपको ध्यान रखना है। ये उत्तर प्रदेश में है। मांडी कौन सा स्थान पर है? उत्तर प्रदेश में है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में स्वर्ण सिक्के प्राप्त हुए हैं। स्वर्ण सिक्के वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। और मांडी जो स्थल है ये सबसे नवीनतम स्थल है। नवीनतम सबसे नवीनतम स्थल है। अब एक छोटा सा स्थल है भगवानपुरा, यही लिख देता हूँ मैं ऊपर यहाँ। भगवानपुरा ये हरियाणा में है। यहाँ से हमें ऋग्वैदिक कालीन चित्रित दूसर मृद भांड प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक कालीन चित्रित दूसर मृद भांड प्राप्त हुए हैं। तो ये थे मुख्य मुख्य स्थल सिंधु घाटी सभ्यता के। और अब हम देखेंगे भी इस सभ्यता स्थल का पतन है वो किस प्रकार से हुआ। इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसका पतन कैसे हुआ, तो इसके बारे में अलग अलग इतिहासकार अलग अलग हमें बताते हैं, वो हम जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। सबसे पहले इसका जो पतन बताया गया है वो बाढ़ के कारण पतन। बाढ़ के कारण पतन। इसके जो समर्थक है, इस मत के जो समर्थक है वो है जॉन मार्शल, जॉन मार्शल और अर्नेस्ट मेके, अर्नेस्ट मेके, एस आर राव। ये तीन व्यक्ति इतिहासकार ये कह रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो बाढ़ के कारण हुआ है।
और खुदाई से पता चलता है कि यहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी। खुदाई में ऐसे पता चला है कि प्रतिवर्ष बाढ़ आती थी, यानी लोग अपने घर है वो अपने घरों की जो ऊंचाई है वो हमेशा बढ़ाते रहते थे। जैसे पहले नीचे घर हो गया, उसके बाद में बाढ़ आई तो लोगों को पता चल गया अभी ये घर तो इस घर के अंदर पानी घुस रहा है या ये घर पानी में डूब रहा है, तो उन्होंने एक ऊंचाई पर स्थित घर बनाया। दूसरे ही वर्ष यहाँ तक भी पानी आ जाता था तो फिर इन्होंने और ऊंचाई पर घर बनाया। तो खुदाई में हमें इस प्रकार खुदाई में घर प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार इनके स्तर प्राप्त हुए हैं, जिससे इतिहासकार जॉन मार्शल, अर्नेस्ट मेके और एस.आर. राव ने ये अनुमान लगाया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन बाढ़ के कारण हुआ है। फिर है बाह्य आक्रमण के कारण। बाह्य आक्रमण, कुछ इतिहासकार जैसे गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर और पिगट महोदय, स्टुअर्ट पिगट, ये जो इतिहासकार हैं ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण किया था और मोहनजोदड़ो से इसके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। यहाँ से एक कमरे के अंदर तेरह व्यक्तियों के अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं। 13 व्यक्तियों के अस्थि पंजर प्राप्त होते हैं और एक गली में से महिलाओं एवं बालकों के भी अस्थि पंजर प्राप्त हुए हैं। तो इससे हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता पर आर्यों ने आक्रमण किया और इसके जो साक्ष्य है वो हमें मोहनजोदड़ो नामक स्थल से प्राप्त होते हैं। और इस मत का जो समर्थन करते हैं वो है गार्डन चाइल्ड और मार्टिमर व्हीलर और पिगट। अब जो इसका तीसरा कारण बताया गया है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन का मतलब है सूखा आ गया, भूकंप आ गया, यानी जलवायु के अंदर परिवर्तन हुए और इसका जो समर्थन करते हैं जलवायु परिवर्तन का वो करते हैं ऑरेल स्टेन। चौथा जो कारण बताया गया है वो है नदियों द्वारा अपना मार्ग परिवर्तन करना। यानी नदियां हैं वो मार्ग अपना बदल लेती थी, जिससे खेती के लिए पानी और पीने के लिए पानी की पूर्ति नहीं हो पाती थी। यानी जैसे मान लो ये आबादी है और पहले जो भी आबादी स्थित थी वो नदियों के किनारे स्थित थी। अब इस नदी ने यहाँ से इधर से ये आ रही है और यहाँ से इसने अपना स्थान या अपना मार्ग है वो बदल लिया।
जिससे इस आबादी तक, यहाँ पर जो लोग रह रहे हैं, यहाँ तक पानी नहीं पहुँच पाएगा। या तो ये लोग पानी वाले स्थल पर चले जाएंगे या फिर भूख या प्यास से ख़त्म हो जाएंगे। इसके बाद में पांचवा जो कारण बताया गया है वो है मलेरिया या महामारी के कारण। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का पांचवा कारण मलेरिया महामारी। जिस प्रकार कोरोना वायरस का जो प्रभाव हम आजकल देख रहे हैं, उसी प्रकार इतिहासकारों ने अनुमान लगाया है कि मलेरिया जो आजकल तो जैसे इसकी दवा वो हमने आविष्कार कर लिया, हमारे वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार कर लिया, जिसकी वजह से इसके जो प्रभाव है वो कम हो गया है। और जिस प्रकार कोरोना वायरस का अब जो वर्तमान में प्रभाव चल रहा है, उसी प्रकार उस समय मलेरिया महामारी बहुत ही खतरनाक थी, जिससे यूआर कैनेडी कहते हैं कि इस सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ है। यूआर कैनेडी के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन है वो मलेरिया जैसी भयंकर बीमारी के कारण हुआ है। छठा इसके जो पतन का कारण बताया गया है बीबी लाल ने, वो बताया दूषित वातावरण, और व्यापार में भारी गिरावट। जिससे यहाँ के जो निवासी थे उनके लिए दूषित वातावरण से उनकी जो जीवन है वो समाप्त हो गया, और व्यापार में भारी गिरावट के कारण उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा खराब हो गई। ये जो विचार दिए हैं वो बीवी लाल, बृजवासी लाल द्वारा दिए गए हैं। तो ये था सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बारे में। अलग अलग इतिहासकारों ने अलग अलग इसके बारे में बताया है। तो ये अपना सिंधु घाटी सभ्यता का जो तीसरा पार्ट होगा। आप तीनों पार्ट को, जिन्होंने पहले जो वीडियो देख लिया वो ठीक है, अगर नहीं देखा है तो आप इसका पहला पार्ट, दूसरा पार्ट वो ज़रूर देखिए, और उसकी लिंक है वो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दी जाएगी। धन्यवाद।